हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी जीके जीएस में के प्रश्नों में आपका स्वागत है। और चलिए स्टार्ट करेंगे आज के क्लास की पहली प्रश्न। सिलाई मशीन की सुई की गति में क्या होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए है वृत्ताकार, बी है सरल रेखा में गति, सी है आवर्ती गति अधिक, या डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवर्ती गति अधिक होती है। यही आपको पता होना चाहिए कि आवर्ती गति का उदाहरण एग्जाम में भर भर का पूछा जाता है और उसमें कुछ खास उदाहरण हैं जो रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए बारी बारी से सबको जान लेते हैं कि क्या क्या पूछा जाता है। ये तो जान गए कि सिलाई मशीन की सुई की गति में क्या होता है, आवर्ती गति अधिक होता है। अगर और कुछ उदाहरण की बात करें तो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, सरल लोलक। सरल लोलक जिसको पेंडुलम भी बोला जाता है, पेंडुलम का दोलन, ये भी किसका उदाहरण में आ जाएगा, आवर्ती गति के उदाहरण में। वहीं और उदाहरण को देखते हैं, उसी में ध्यान रखिएगा, घड़ी की सुइयों, घड़ी की सुइयों की गति एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है। उसी तरह से आपको ध्यान रख लेना है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, चारों ओर घूमना, ये भी क्या है, इसी का उदाहरण में आ जाएगा। और ध्यान रख सकते हैं उदाहरण में, झूला झूलते बच्चे की गति, बच्चे की गति, यही सब एग्जाम्पल बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। एक लास्ट ध्यान रख लीजिएगा, क्या कि वृक्ष की शाखा या शाखाओं, वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना भी किसका उदाहरण हो जाएगा, तो आवर्ती गति का उदाहरण में आ जाएगा। बढ़ेंगे जीके जीएस के दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, आपसे पूछा जा रहा है। तो हमें सारे वाक्य पढ़ने पड़ेंगे। पहला दिया हुआ है निस्तारण, जिसका क्या दिया है कि अनाज से भूसा को पृथक करना, यानी कि अलग करना, जो कि क्या है, गलत दिया हुआ है। ठीक, हमसे सही पूछा जा रहा है। दूसरा नंबर है बाष्पन, यानी कि द्रव में घुले ठोस को अलग करना बाष्पन है। तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। आगे की कथन को देखें, निष्ठावान, इसको निष्ठावान नहीं जी, ये गलत टाइपिंग है, इसको निष्पावन कर लीजिएगा, साइंस का टर्म है। जो क्या दिया हुआ है, रेत एवं जल के मिश्रण से क्या करना, जल अलग करना, ये भी क्या है, गलत ही दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी केवल 2 है जो सेंटेंस क्या है, सही है। अब क्यों गलत हुआ ये भी देखिए। और पहला नंबर क्या था, निस्तारण। तो निस्तारण में देखिए क्या होना चाहिए था, रेत एवं जल के मिश्रण से, रेत एवं जल के मिश्रण से जल को क्या करना, अलग करना, अलग करना, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निस्तारण। ध्यान दीजिएगा, यहाँ निस्तारण भी है, निष्पावन भी है, और निष्पावन के सामने ये वाला एग्जाम्पल दिया हुआ था। तो अगर ये रहता तो सही था। दूसरा नंबर की बात करें तो ये क्या गलत हुआ, निष्पावन। इसमें आप ध्यान रखिएगा, अनाज से भूसा को क्या करना, भूसा को पृथक करना, पृथक करना। ठीक, तो ये एक दूसरे का अपोजिट देके गलत सेंटेंस दिया हुआ था। भूसा इस तरह से नहीं सही है, इस तरह से लिखिएगा।
अनाज से क्या करना, भूसा को अलग करना, भूसा। ठीक, चलिए आगे के प्रश्न को चर्चा कर लेते हैं, जो कि होगा 3 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, पूछा जा रहा है। ये बात आपको ध्यान देनी होगी। 1 में है भोजन का पाचन, 2 में है फलों का पकना, 3 में है अंगूरों का किण्वन और डी में है मोम का पिघलना। तो ये जो मोम का पिघलना है वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो फिर मोम का पिघलना या फिर ध्यान रखिएगा पानी का उबलना पूछ लिया जाता है, पानी का उबलना, या फिर पानी का जमना, पानी का जमना, ये सब किसके उदाहरण हैं? तो ये सब भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। भौतिक परिवर्तन के क्या हो जाएंगे, उदाहरण हो जाएंगे खास करके। ठीक, मतलब ये सब रिपीट होते हैं बार बार। वही रासायनिक परिवर्तन में देख लीजिए, भोजन का पाचन हो गया, फलों का पकना हो गया, अंगूरों का किण्वन हो गया, सारा का सारा रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक, तो इसमें आपको बस यही देखना था। लेकिन एक कंफ्यूजन कब होता है, यहाँ पर स्टार मार्क करके लिखिएगा। जब देखिए मोम का पिघलना था तब तो ये क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन। लेकिन अगर प्रश्न रहे मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का पिघलना, ध्यान रखिएगा ये भौतिक परिवर्तन। लेकिन अगर यही मोमबत्ती का जलना होता तो ये हो जाएगा क्या, रासायनिक परिवर्तन। तो अच्छे से इसको दिमाग में छाप लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे के प्रश्न को चर्चा कर लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या आ चुका है, वारेन हेस्टिंग्स पर किसने इंग्लैंड में महाभियोग चलाया था। सारे विषय के प्रश्न शामिल हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये किसने चलाया था, नाम था उसका एडमंड बर्ग। क्या नाम था, एडमंड बर्ग। काफी बार पूछा भी गया है। ठीक, ये बात हो गई। और यह महाभियोग जो है क्या कहता है, इस तरह से लिख लीजिएगा कि किसने, इंग्लैंड भी ध्यान रखिएगा कि किसने चलाया था, किस पर चलाया था, ये बात हो गई। ठीक, वही बात है अगर इस मुकदमा की, तो यह मुकदमा भी कहीं पर लिखेगा, महाभियोग या फिर मुकदमा लिख देगा। ध्यान दीजिएगा कि यह मुकदमा या फिर महाभियोग जो है 1787 से 1795 के बीच चला था, ठीक, ये बात हो गई। पूछ सकता है आपसे, यानी महाभियोग का मुकदमा कब से कब तक चला था। उसी तरह से आपको पता होना चाहिए क्या पूछ लिया जाता है कि सती प्रथा को समाप्त किसने किया था। तो वो कौन था, विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, और एक प्रश्न यहाँ पे ध्यान आ जाता है, पूछ दे भारत में सिविल सेवा का जनक। चूंकि एक एक लाइन का ये सब पूछते रहता है, सिविल सेवा का जनक किसे जाना जाता है, तब कौन हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए आगे की बात कर ले अगले प्रश्न पे ही। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। हालांकि कई बार आपको ही हम डिटेल से पढ़ा भी चुके हैं, तो ध्यान दीजिएगा वो कौन था, शाह आलम। देखिए यहाँ प्रथम भी है और द्वितीय भी है, तो वो था शाह आलम द्वितीय। ठीक, बक्सर का युद्ध की अगर हम बात करें, बक्सर का युद्ध, तो सबसे पहले आपको एग्जैक्ट डेट पता होना चाहिए। तो 22 अक्टूबर 1764, ये दिमाग में छाप लीजिएगा। वहीं बात करें
कि इसमें जो लड़ाई हुई थी तो अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था, नेतृत्व करता तो वो कौन था, हेक्टर मुनरो। ठीक, ये बात हो गई। और इधर से कौन कौन था, इधर से मीर कासिम। हालांकि ये सब आपको हम कई बार अच्छे से पढ़ा चुके हैं। और क्या कहता है, सुजा उद्दौला। ये प्रश्न कई बार पढ़ाया हुआ है, इसलिए इसको थोड़ा शॉर्ट में निपटा के चल रहे हैं। शाह आलम द्वितीय। ठीक, और इसमें जीत फिर भी किसकी हो गई थी, अंग्रेज की ही जीत हो गई थी। तो ये बात आप बस इसमें क्या कर लीजिएगा, ध्यान में रख लीजिएगा। आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न, सिराजुद्दौला के हार का सर्वप्रमुख क्या कारण था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सिराजुद्दौला के हार की जब बात आई है तो आपको पता होना चाहिए कि प्लासी का युद्ध में इसका हार हुआ था। तो किसके किसके बीच हुआ था प्लासी का युद्ध, तो ये हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और क्या कहता है, सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें जीत किसकी हो गई थी, तो रॉबर्ट क्लाइव की जीत हो गई थी। और ये हुआ कब था युद्ध, तो 23 जून 1757 को। वर्ष जरूर ध्यान रखिए कुछ कुछ युद्ध का। अगर इसका हार का प्रमुख कारण की बात करें तो ध्यान दीजिए, सेनापति मीर जाफर की धोखेबाजी के कारण ये क्या कर गया था, हार गया था। ये अंग्रेजों की तरफ हाथ जाके मिला लिया था। ठीक है, इसी कारण से इसकी हार हो गई थी। और इस हार के बाद ही क्या हुआ था कि बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो गया था, नियंत्रण हो गया था। ये इस युद्ध का क्या था, परिणाम में ध्यान रख सकते हैं। यहाँ हमसे कारण पूछा गया था, हो सके कभी परिणाम पूछ लिया जाए। तो हर प्रश्न के लिए आपको क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। 7 नंबर प्रश्न चलते हैं। बांग्लादेश के साथ भारत के निम्न में से कौन सी राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है, पूछा जा रहा है। तो नहीं करती है में देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल तो करता है, मेघालय भी करता है और मिजोरम भी करता है, साथ ही साथ त्रिपुरा भी करता है और कौन करता है, असम भी करता है। लेकिन यहाँ पर को जो नहीं करता है वो मणिपुर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ये बात आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। वहीं अगर बात करें, यहाँ तो बांग्लादेश के साथ पूछा गया था, जिससे क्या है, भारत की सबसे लंबी, सबसे अधिक या फिर अधिक सीमा लगती है। ये आपको पूछा जाता है प्रश्न कि किसके साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ। उसी तरह से आप भूटान से ध्यान रख सकते हैं कि किसकी कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है। तो ट्रिकली देखिए, एक ट्रिक ध्यान रख सकते हैं। क्या ध्यान रख सकते हैं, आशिक आप भी बताइए, आपको आशिक नहीं हो जाना है, ये ट्रिक ध्यान रखना है कि भूटान से कौन सी राज्य की सीमा स्पर्श होती है। तो आशिक आप भी में देखिए, आ से आ जाएगा क्या, असम, चूंकि भूटान से भी पूछ लेता है। सी से हो जाएगा आपका सिक्किम, कहीं कहीं आपको ट्रिकली भी ध्यान होना चाहिए। फिर क से हो क्या कहता है, आशिक की बाद आई है आप, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और प से क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। लास्ट क्या बचा, भी, तो भी से हो जाएगा क्या, भूटान। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। आगे के प्रश्न को चर्चा कर लें। हाँ, एक ट्रिक और ध्यान आ गया, पंगु राज ट्रिक किसका है, पाकिस्तान से सटे राज्यों का।
पाकिस्तान से सटे राज्यों का। पंगु राज्य में क्या हो जाएगा, प से हो जाएगा पंजाब, और ग से हो जाएगा, गु से गुजरात, और रा से हो जाएगा राजस्थान, और लास्ट बच गया ज से हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक, तो कभी कभी ट्रिकली भी आपके लिए हेल्पफुल हो जाता है। और ये रही चैनल से संबंधित जानकारी, यानी कि जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, एनसीईआरटी के जीके जीएस के हर विषय के लिए इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो सॉल्यूशन बाय पीजे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, और शेयर भी अपने दोस्तों में किया कीजिए, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप, जो भी यूज करते हो। बाकी कमेंट एक आपका बनता है, इतनी मेहनत से एक क्लास आपको दी जाती है और वो भी इतने डिटेल्स के साथ, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें। बाकी आप लोग क्या बोले, आप लोग से बस सपोर्ट की ही इच्छा है, और रेगुलर क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। निम्न पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम आपसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा सही क्रम में काराकोरम श्रेणी हो जाएगा, फिर लद्दाख आएगा, उसके बाद जास्कर, और उसके बाद पीर पंजाल। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक, तो ये बात हो गई। वहीं कुछ अगर इम्पॉर्टेंट टर्म की इसमें बात करें तो आप ध्यान रख सकते हैं। क्या ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि पीर पंजाल से ध्यान रख सकते हैं, जिससे प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक, यहाँ मणि महेश कैलाश शिखर इससे संबंधित हो जाएगा, तो ध्यान रख लीजिएगा। और पीर पंजाल में आप ये नोट डाउन कर सकते हैं कि ब्यास और रावी नदी के बीच। ठीक, बनिहाल दर्रा भी ध्यान रख सकते हैं, दर्रा की बात आती है तो। हालांकि इसका क्रम पूछा गया था तो इस प्रश्न में इतना ही इम्पोर्टेंट है, बाकी आगे जैसे प्रश्न मिलेंगे आपको डिस्कशन दे दिए जाएंगे। निम्न में से कौन सा पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान देते हैं कौन कौन सा है। बृहस्पति, बुध, शुक्र, पृथ्वी, तो इनमें से नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बृहस्पति। ठीक, वहीं अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि मंगल, बुध, पूरी तरह से लिख लीजिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल, इन सब को क्या कहा जाता है, पार्थिव ग्रह कहा जाता है। कौन सा ग्रह, पार्थिव ग्रह या फिर आंतरिक ग्रह। हमसे यहाँ पर नहीं है पूछा गया था। ठीक, वही बात कर ले अगर मंगल के बाद आने वाले ग्रह को कौन सा ग्रह कहा जाता है, तो वो हो जाते हैं बाह्य ग्रह। ठीक, ये बात ध्यान रखना है। बाह्य ग्रह में जैसे बृहस्पति हो गया, शनि हुआ, अरुण हुआ, और कौन हो जाएगा, वरुण हुआ, ये सब बाह्य ग्रह के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक, अब चलिए एक प्रश्न यहाँ पर आपके लिए रहेगा और उसको कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। क्या है प्रश्न आपके लिए, जो कि कई बार आपको पढ़ाया जा चुका है। आपको बताना है सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, ये जरूर आप बताएंगे। आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। 26 जनवरी 2025 को दिल्ली में मनाए गए गणतंत्र दिवस समारोह की मुख्य अतिथि कौन थे। ये प्रश्न आपको तो हम पढ़ा चुके हैं करंट अफेयर में, लेकिन चलिए इसका आंसर जानते हुए चलते हैं। तो ये कौन हो जाएंगे, प्रोबोबो सुबियांतो जी। ठीक,
तो ये बात आपको बस ध्यान इसमें रख लेना। और गणतंत्र दिवस पे भी आपको हम एक वीडियो दे चुके हैं क्लास। भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना कौन सी है? तो वो योजना है मेक इन इंडिया। क्या हो जाएगी? मेक इन इंडिया। अगर इसकी बात करें तो 25 सितंबर 2014 को क्या हुआ था? शुरू किया गया था। ये बात आप इसमें लिख सकते हैं। वहीं स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 25 जून 2015 पूछा जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछ ले सकता है ये बात भी, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। और अटल पेंशन योजना की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुआ था। ठीक, और ये सब रेलवे वाले एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो जो भी बिहार शिक्षक भर्ती के साथ साथ और भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो जीके जीएस आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वहीं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई थी। हो सके आपको मिलान करने के रूप में दे दिया जाए। ठीक है, तो हर तरह से आपको क्या होना चाहिए? ध्यान होना चाहिए। और इस योजना को 10 वर्ष पूरे भी हो चुके हैं। ठीक, चूँकि 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुआ था और अब देखिए अप्रैल 2025 भी आ चुका है और ये डेट भी पार हो चुकी है। पहले की 12 नंबर की बात करें, विश्व की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी कहाँ खोला गया है? ठीक, चूंकि विश्व का पहला है तो पूछ सकता, तो ध्यान रखिएगा ये उड़ीसा में। कहाँ? तो उड़ीसा में, और ये मयूरभंज जिले में, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में। ठीक, ये बात हो गई। अब से पूछ लिया जा सकता है। और ये किसके निकट खोला गया है ये भी ध्यान रखिएगा। तो उड़ीसा में ही क्या है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उसी के निकट में खोला गया है। ठीक, तो इसमें ये चीजें आपको, अब कहिएगा कि मेला निष्टिक क्यों बोला गया है? तो ध्यान रखिएगा मेला निष्टिक का सेंस क्या होता है। मेला निष्टिक जीव का मतलब हुआ जैसे ब्लैक पैंथर्स, यानी ब्लैक पैंथर्स। ठीक, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तेंदुआ हो गया, ये सब को कहा जाता है मेलानिस्टिक जीव के अंतर्गत आते हैं। वही उड़ीसा में आप एक चीज और है जो बार बार पूछाता है एग्जाम में, कौन सा? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वो भी उड़ीसा में ही स्थित है। ठीक, काफी बार पूछा भी गया है। आगे की चर्चा कर लेते हैं और नोट डाउन आप लोग भी करते चलिए, चूंकि एक एक प्रश्न काफी इम्पोर्टेंट है। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? ये आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपक्रमों पर स्वामित्व। ठीक, इसी के आधार पर औद्योगिक क्षेत्रों को क्या किया जाता है? सार्वजनिक और निजी में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक, वही बात करें सार्वजनिक क्षेत्र, ये देखिए इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। सार्वजनिक क्षेत्र में जैसे कि वित्तीय संस्थान जैसे कि SBI, LIC, UTI, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और निजी क्षेत्र में क्या ध्यान रख सकते हैं कि निजी क्षेत्र वे व्यवसाय हैं जिनका स्वामित्व किसी निजी समूह या व्यक्ति के पास होता है। तो ये आपको इतना क्या है पता ही होगा। वहीं आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न,
भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की अवधारणा को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था, ये आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये समिति हो जाएगी लक्ष्मीकांत झा समिति। ठीक, ये बात आपको इसमें ध्यान रख लेना। कब लागू किया था? 1965 में लागू किया था। ठीक, अगर बात करें इसमें से जो और समिति जो दिया हुआ उसमें से क्या पूछता है, गोईपोरिया समिति है, इसका पूछ लेता है गठन। तो गठन कब हुआ था? 1990 में हुआ था। किसने किया था? तो आरबीआई ने किया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया था। ठीक, और अगर इसमें हम इम्पोर्टेंट समिति की बात करें तो एक ध्यान रख लीजिएगा, नरसिम्हन समिति पूछ लिया जाता है, जो कि बैंकिंग संरचना सुधार से क्या है? संबंधित है। ठीक, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1991 में हुई थी। किसकी? तो नरसिम्हन समिति की। ठीक, चलिए आगे की बात कर लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होता है? सारे सब्जेक्ट के प्रश्न आपको दिख रहे होंगे। तो होता क्या है कि बाजार की तरलता जो है वो बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। वहीं रिजर्व बैंक की बात आई है तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है बैंक दर का क्या करता है? बैंक दर का निर्धारण करता है, निर्धारण करता है। ठीक है, वहीं बैंक दर के अलावा अगर बात करें कि बैंक दर के अलावा तो आरबीआई कई तरह की मौद्रिक नीतियां भी अपनाता है। कई तरह की मौद्रिक नीति भी क्या करता है? आरबीआई अपनाता है। तो ये सब कथन के रूप में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, मौद्रिक नीति का सेंस हो गया ना, जैसे कि रेपो दर उसके अंतर्गत आ गया, रिवर्स रेपो दर हो गया, या फिर नकद आरक्षित अनुपात हो गया। इकोनॉमिक्स का ये सब टर्म आप लोग पढ़ते भी होंगे। अनुपात हो गया, तो ये सब मौद्रिक नीति के अंतर्गत ही आ जाता है। आगे की प्रश्न को देखते हैं, जो कि होगा 16 नंबर प्रश्न। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो निर्दलीय की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, वो हो जाएंगे कौन? महिमाया प्रसाद जी। ठीक, क्या हो जाएंगे? निर्दलीय उम्मीदवार का सेंस हुआ कि कोई भी राजनीतिक दल से ये जुड़े हुए नहीं थे। ठीक, ये एक बात हो गई। वहीं आपको पता होना चाहिए कि इनमें से जो श्री कृष्ण सिंह हैं, ये भारतीय राज्य बिहार के क्या थे? बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, पहले मुख्यमंत्री थे। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है या पूछ लिया जाता है। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि सीएम लिख देते हैं शॉर्ट में, कि इनकी नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति, तो ध्यान रखिएगा वो राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं, जिसकी मंत्री परिषद जो होती है सामूहिक रूप से क्या होती है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक, ये बात हो गई। चलिए आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य
6 वर्ष की अवधि के लिए 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पर रहते हैं। ये आपको हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। और अगर इसके आंसर की बात करें तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 316 का 2 यहाँ पर संबंधित हो जाएगा, जो कि यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और किससे संबंधित है? कार्यकाल से संबंधित है। कार्यकाल से संबंधित है। ठीक, तो इसमें आप ध्यान में रख लीजिएगा। वहीं जो ये अनुच्छेद 315 का 2 लिखा हुआ है, ये हो जाएगा, क्या कहता है, इस तरह से लिख लीजिएगा 315 का 2 में कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों की स्थापना से संबंधित है। चलिए आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। और आगे जाने से पहले एक बार फिर से ये आप लोग जरूर डिटेल चेक कर लीजिएगा। बाकी सॉल्यूशन बाय पीजे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर जरूर से जरूर कर दीजिए, और हाँ कमेंट जरूर कीजिए। ये आपसे हमेशा गुजारिश रहता है। आप खुद देखिए कि आपको बिल्कुल, आप कहीं भी पैसे दे के 2000 रुपये खर्च करेंगे जीके जीएस के लिए, यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल पेड बैच जैसा दिया जा रहा है कि एक एक विषय का आपको सॉल्यूशन, यहाँ तक कि मैराथन भी आपको हम डिटेल्स के साथ कराते हैं। तो आपसे सपोर्ट की इच्छा रहेगी। बाकी मेरा काम है आप लोग को पढ़ाना, जो कि हम बिल्कुल शिद्दत से पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, बाकी कुछ भी सुझाव हो इस क्लास से संबंधित, कमेंट हो तो किया करें, कोई प्रश्न डाउट कुछ भी हो तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, आपसे ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्रता का पूछा गया है प्रस्तावना में, तो इसमें आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। जबकि धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, विचार कर प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, और क्या कहता है, ये सब जो है स्वतंत्र, इसमें लिख लीजिएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। ठीक है, जिसमें विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता हो गया, फिर क्या कहता है, विचार की स्वतंत्रता हो गया, विश्वास की, धर्म की और उपासना की, सबको एक ही में सेंटेंस में जोड़ के लिख दिया गया है। ठीक, अगर वही आर्थिक स्वतंत्रता की बात आई थी, सॉरी वो तो होगा नहीं, तो ध्यान रखिएगा कि प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय का बात हुआ है। क्या हुआ है? न्याय का बात हुआ है, जिसमें क्या है, आर्थिक न्याय के वर्णन है। आर्थिक न्याय, और क्या कहता है, सामाजिक न्याय, और क्या हो जाएगा, राजनीतिक निकाय। लेकिन हमसे यहाँ पर न्याय नहीं बल्कि स्वतंत्रता पूछा गया था, तो प्रश्न थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। आगे की चर्चा कर लेंगे 19वें नंबर प्रश्न पे। निलंबन के संबंध में क्या सत्य है, सही बताना है हमें। तो ध्यान देना, पहला है यह एक विसमांगी मिश्रण है, तो ये क्या है, गलत है। ठीक, निलंबन से पूछा जा रहा है, सही, अच्छा हाँ सॉरी, सही पूछा जा रहा है ना, तो यह एक विसमांगी मिश्रण है, तो बिल्कुल है जी, हम भी यहाँ सोचे गलत की बात हो रही है। वहीं यह एक अस्थायी होता है, ठीक, ये बोल रहा है तो बिल्कुल होता है। कुछ समय के लिए यह टिंडल प्रभाव को दिखाता है, तो हाँ दिखाता है, यानी कि सभी के सभी कथन क्या है, निलंबन के बारे में दिए हुए सही हैं। ठीक, वहीं बात करें
तो आपको पता होना चाहिए कि निलंबन का उदाहरण में आप क्या ध्यान रख सकते हैं, चाक और क्या, पानी, चाक और पानी पूछ लिया जाता है। ध्यान रख लीजिएगा, कीचड़ वाला पानी, कीचड़ वाला पानी। मिल्क ऑफ मैग्नेशिया भी इसी का उदाहरण में आ जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, किसके अंतर्गत, निलंबन के उदाहरण के अंतर्गत। ठीक, आगे की प्रश्न देखते हैं। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है, कौन जोड़ता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जोड़ता है कि अस्थियों से पूछा गया है, और हड्डी से हड्डी को कौन जोड़ता है, यहाँ पर रहता हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, तब क्या होता है, टेंडन, सॉरी, हड्डी को हड्डी से ना जी, हम भी आज लगता है कहाँ दिमाग रख दिए हैं आप लोग का। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है, लिंगामेंट कहा जाता है, जो कि देखिए यहाँ पर डी नंबर है, वो यही दोनों पूछता है ये। वही मांसपेशी को अस्थि से जोड़ना हो तो उसको टेंडन कहा जाता है। ठीक, तो क्या कीजिएगा, हम भी इंसान हैं, कभी कभी माइंड स्लिप हो जाता है, तो आप इसको ध्यान दे लीजिएगा। बाकी अस्थि से संबंधित तो कई बार आपको हम पढ़ा चुके हैं कि अस्थि का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ठीक, चलिए आगे की चर्चा कर लें कि अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, जो कि आज के क्लास की लास्ट प्रश्न होने वाली है। निम्न में से कौन सा पर्वत रूस में स्थित है, चलिए रूस में देखते हैं कौन पर्वत है। तो इनमें से जो हो जाएगा काकेशस पर्वत, कौन सा पर्वत, काकेशस पर्वत। ठीक, अगर हम और कुछ बात करें तो यह जो है एशिया, और यह एशिया तथा यूरोप की सीमा पर अवस्थित है, यूरोप की सीमा पर क्या है, अवस्थित है या फिर स्थित है, लिख लीजिए। वहीं एटलस पर्वत हो गया, या फिर क्या कहता है, एटलस पर्वत की पहले बात कर ले तो ये जो है उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में है। ठीक, अवस्थित। और एपेनाइन पर्वत, एपेनाइन पर्वत की बात करें तो ये कहाँ स्थित है, तो इटली में। और जाग्रोस है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में, तो जाग्रोस पर्वत अगर बात करें तो ये ईरान में स्थित है, कहाँ, तो ईरान में। तो सबका देख लिए। और ईरान में पहाड़ी की सबसे बड़ी श्रृंखला है कौन, जाग्रोस। तो ये सब आप क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तो सॉल्यूशन बाय पीजे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ लाइक शेयर जरूर से जरूर किया करें, कमेंट भी किया करें। मिलेंगे अगले क्लास में, थैंक यू।